Agnya Sehwag and I'll be your host for today. And today with us we have Dr. Sunil Arya, who's an MD, in Panchgavya, MD in acupressure and magnet therapy, and also MD in yoga. So today's session will be on preventive measures on dengue, malaria, and chikungunya. So sir, the stage is all yours. And क्योंकि हमारी mostly व्यूअरशिप हिंदी बोलने वाली है, तो अगर इफ इट्स ओके विद यू हम मोस्टली हिंदी में बात कर सकते हैं या आप सेशन हिंदी में ले सकते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार लावण्या जी, नमस्कार। और साथ में आपके संपूर्ण एनजीओ को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही पवित्र कार्य और लोगों की जानकारी के लिए जो सेशन ऑर्गेनाइज किया है, और आप लोग हमेशा करते रहते हैं, विभिन्न डॉक्टर्स को आप बुलाते रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। हमारा सौभाग्य। शुरू करें आज का सेशन। धन्यवाद। आइए एक बार हम सब मिलकर के उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तचक्षुर्देवहितं पुरुस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। परमपिता परमेश्वर हम सबको शक्ति दे। परमपिता परमेश्वर की कृपा से उसकी विशेष शक्तियां हमें प्राप्त होती रहें, जिससे हम 100 वर्षों तक सब कुछ ठीक प्रकार से देखते हुए जीवें, ठीक प्रकार से सुनते हुए जीवें, ठीक प्रकार से बोलते हुए जीवें, और बिल्कुल स्वस्थ होकर के, अदीन कहते हैं धनवान होकर के, गरीब होकर के ना जीवें, धनवान होकर के जीवें, और 100 वर्ष के पश्चात भी इसी प्रकार से हम सुख में जीवन व्यतीत करें, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना है। और आयुर्वेद का मतलब ही ये होता है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्चम यत्रो उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात जिसके हित आयु और अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन सब का ज्ञान हो, अर्थात किस प्रकार से हम स्वस्थ होकर के जी सकते हैं, हमारी आयु शतायु हो सकती है, 100 वर्षों तक हम जी सकते हैं, उन सारी वस्तुओं का, उन सारी बातों का जो ज्ञान है वो आयुर्वेद कहलाता है। और उस आयुर्वेद के द्वारा ही आज हम जानेंगे, क्योंकि वर्तमान में पूरा संसार एक बहुत ही भयानक बीमारी से जूझ रहा था, अभी भी जूझ ही रहा है, जिसका नाम है कोविड-19। और ये समय, क्योंकि शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, वर्षा ऋतु के बाद जब पित्त कुपित होता है, तो शरद ऋतु में वो पित्त कुपित होकर होने के कारण से बहुत सारी बीमारियां शरीर में आती हैं। तो इसको कहते हैं, ये जो शरीर का समय है, इस समय आदान काल कहते हैं कि रोगों का आदान काल चल रहा है। क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद चारों तरफ पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद बहुत सारे मच्छर, अनेक प्रकार के मच्छर उस पानी में पैदा होते हैं, और उन मच्छरों के कारण से मच्छर वाहक हैं अनेक प्रकार के वायरसों का, और वो वायरस जब मच्छरों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसी से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि बुखार हमें इस समय प्रकोपित करते हैं। तो उन सब के बारे में भी आज हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया से हमें बच सकते हैं, किस प्रकार वो फैलता है, उन सब की चर्चा हम थोड़ी थोड़ी इस आज के सेशन में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मलेरिया को, क्योंकि मलेरिया के कारण ही पूरे संसार भर में हर वर्ष
लाखों लोग अपनी जान खो बैठते हैं। उसके बाद डेंगू, डेंगू के कारण तो और भी ज्यादा स्थिति भयानक होती है। और चिकनगुनिया, जिसको कि कहते हैं कि हड्डी तोड़ बुखार, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक जॉइंट्स में दर्द होता है, भयानक दर्द होता है, और वो व्यक्ति इतना पीड़ित रहता है कि उसको बार बार ये प्रार्थना करते कि प्रभु ये बीमारी, ये चिकनगुनिया की बीमारी तो किसी को ना दे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मलेरिया की। मलेरिया एक बुखार है जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से हमारे शरीर में फैलता है, और उसमें जो वायरस होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कई बार ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जैसे मच्छर मादा एनोफ्लीज हमें काटती है, तो रक्त वाहिका यानी कि आरबीसी के द्वारा, जो हमारी रक्त कणिका होती है, लाल रक्त कणिका, उसके द्वारा ये प्रवेश करता है और लाल रक्त कणिका में घुस करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। जितने भी वायरस होते हैं वो बाहर मूर्छित कह लीजिए या उनको कह लीजिए मृत कोशिकाएं, लेकिन जैसे ही वो शरीर में जाते हैं, हमारी कोशिकाओं के साथ अटैच होते हैं, तो वो जीवित हो उठते हैं, और जीवित होने के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कई गुना बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे वो शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। मलेरिया का जो वायरस होता है ये बहुत ही चालाक होता है। कई बार क्या करते हैं, आरबीसी के द्वारा होते, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होते होते ये लीवर की सेल्स में जाके छुप जाता है, और कई बार टेस्ट में भी नहीं आता है। उसके बाद ये बुखार, शरीर में गर्मी पैदा होना, बुखार पैदा होना, क्योंकि जैसे ही जैसे वायरस फैलता है बुखार शरीर में आने लगता है, तो इस प्रकार से बुखार फैला देता है। इसके बुखार में, मलेरिया का जो बुखार होता है, वो तेज सर्दी लगती है, उसमें कभी छूटती है, और कंबल ओढ़ने के बाद भी मरीज को आराम नहीं मिलता। उसको कहते हैं जी बार बार और ज्यादा ठंड लग रही, कभी सी छूटती है इस बुखार में, और बहुत ज्यादा ये 4 से 5 दिन के बाद शुरू हो जाता है, और हफ्ते या 10 दिन तक चलता है लगातार। तो इससे भी हम उसी प्रकार से बच सकते हैं, जिस प्रकार से मैं भी सारे बुखारों का बाद में एक निदान भी बताऊंगा, और सारे बुखारों से हम किस प्रकार से इस मौसम में बच सकते हैं उसकी चर्चा भी हम समय पर करते रहेंगे। अगला है डेंगू। डेंगू क्या होता है कि मच्छर की एक प्रजाति होती है, एडीज मच्छर बोलते हैं उसको, और इसकी खासियत ये होती है कि ये दिन में काटता है, ये रात में नहीं काटता। डेंगू वाला जो मच्छर है रात में नहीं काटता, दिन में काटता है। तो दिन में ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे ही दिन में कोई आपके आसपास मच्छर लगे उड़ता हुआ, तो उससे आपको बचना चाहिए। समझ लीजिए कि दिन में अगर उड़ रहा है तो डेंगू का ही मच्छर होगा, चिकनगुनिया का ही मच्छर होगा, कि चिकनगुनिया भी इसी मच्छर के द्वारा फैलता है। दोनों वायरस, डेंगू का वायरस भी, डेंगू वायरस, और चिकनगुनिया का वायरस, दोनों वायरस इसी एडीज मच्छर के कारण फैलते हैं। इसकी दूसरी खासियत यह है कि ज्यादा से 4 से 5 मीटर से ऊपर नहीं उड़ पाता। जिस सरफेस पे हम लोग हैं उस सरफेस के 4 से 5 मीटर तक ही रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं वहां पे पैदा नहीं होगा। दूसरी इसकी खासियत ये होगी, बिल्कुल जो साफ पानी होता है ना, उसी पानी में पैदा हो, गंदे पानी में पैदा नहीं होता है। तो अपने घर के जितने भी टूटे फूटे बर्तन या इस तरह की कोई चीज घर में अगर रहे, गमले हैं पुराने छत पे पड़े हुए हैं, तो उनको हमें सावधानी से देखते रहना चाहिए। सरकार भी जागरूक करती रहती है इसके लिए, और हमें वैसे भी अपने अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर, छत के ऊपर इनको हमें संभालते रहना चाहिए। तो वहां पे पानी हमें जमा नहीं होने देना है, तो तभी इसका बचाव है, सुरक्षा ही बचाव है। तो इसका हमें ध्यान रखते रहना, चलना है। चिकनगुनिया का जो है वो भी सेम है, एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। तो उसका भी बचने का उपाय यही है कि हमें इस प्रकार से ही अपने आसपास, घर के आसपास साफ सफाई रखनी है, मच्छरों को पैदा नहीं होने देना है। अब डेंगू जो बुखार है, इसकी 4 कैटेगरी हम लोगों ने बनाई है, या कहें कि आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी इसको ग्रेड 4 में बांटा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 में क्या होता है कि बुखार आएगा, हल्का बुखार आना शुरू होता है, फिर उसके बाद तीव्र बुखार उसमें बन जाता है। उसके बाद जो स्किन होती है हमारी, स्किन पर अलग अलग जगह पर बढ़ने पर, ग्रेड 2 होने पर रक्तस्राव होने लगता है, छाले टाइप बनने लग, लाल चकत्ते टाइप बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तीसरी में, जब तीसरी ग्रेड आ जाती है, थर्ड ग्रेड में आकर के क्या होता है कि हमें इतनी वीकनेस फील होती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो समझ लीजिए कि ग्रेड 3 आपकी स्टार्ट हो गई। और ग्रेड 4 आते ही, जैसे ही ग्रेड 4 होगी, तो शरीर में तेज झटके लगने शुरू हो जाते हैं, शॉक जैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, इस प्रकार के शॉक लगने शुरू होते हैं, पेशेंट चलते चलते कई बार गिर जाता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे बिल्कुल क्रिटिकल पोजीशन पहुंच गई है। तो उस समय पेशेंट को तुरंत, बल्कि ग्रेड 2 में मैं तो कहूंगा हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, ताकि वहां पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। आयुर्वेद के द्वारा कैसे कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करते चले। इसी तरह से जो
चिकनगुनिया फीवर है उसमें तो और भी ज्यादा 2 से 5 दिन के अंदर वो पैदा हो जाता है और चौथे 5वें दिन लगभग ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो उसका दर्द है वो प्रत्येक जॉइंट्स में रहता है और महीनों तक चलता है। डेंगू के कारण जो दर्द है वो हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन चिकनगुनिया का जो दर्द है वो महीनों तक, 1.5 महीने 2 महीने तक, और किसी किसी को तो 6 महीने तक भी वो दर्द चलता रहता है। तो चिकनगुनिया जो फीवर है वो ज्यादा खतरनाक है। अब इनसे करें क्या, इनसे बचें कैसे? इसके लिए बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए हमें आयुर्वेद को पहले समझना चाहिए, क्योंकि मैं आयुर्वेद की दृष्टि से ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं कि अगर ये स्थिति आए या मौसम परिवर्तन जब होता है तो किस प्रकार की सावधानियां हमें रखनी चाहिए, किस प्रकार का बचाव हमें करना चाहिए। वो सारी बातें हम लोग समझते चलेंगे तो आसानी होगी, इस तरह की बीमारियों से हम बचे रह जाए। देखिए, प्रत्येक शरीर में परमेश्वर ने एक प्रतिरक्षा प्रणाली बनाई है जिसको इम्यून सिस्टम आजकल बोलते हैं। इम्यून सिस्टम में क्या है कि उसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं, टी सेल्स बोलते हैं उनको, यानी कि हमारे रक्षा कवच होते हैं। उस रक्षा कवच में जो भी बाह्य शत्रु, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगल इन्फेक्शन, जैसे ही हमारे सांस के द्वारा हमारी नाक के अंदर प्रवेश करता है तो नाक में हमारा जो साइनस का जगह होती है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, वहां पर हमारा यह सुरक्षा चक्र होता है। और उस सुरक्षा चक्र का काम है कि जो भी बाह्य दुश्मन आया है उस दुश्मन को तुरंत पकड़ना और पकड़ करके वहीं पे उसको समाप्त कर देना। इसको आप समझ लीजिए कि जैसे आपने एक बहुत बड़ा मकान बनाया, बहुत सुंदर सा मकान बनाया, किले नुमा किला बना लीजिए, बना लिया आपने। तो उस किले में आप सुरक्षा चक्र रखते हैं कि भाई अगर शत्रु आक्रमण करेगा तो किस प्रकार से आपको रक्षा करनी है अपने लोगों की, अपने परिवार की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक मजबूत गेट बनाते हैं, बाउंड्री होगी और एक बाह्य गेट होगा। वो पहला सुरक्षा चक्र है। गेट के बाहर आपने एक गार्ड बैठा रखा है, सिक्योरिटी गार्ड। तो जैसे ही कोई चोर लुटेरा आता है तो गार्ड उसको रोकता है। लेकिन कल्पना करिए कि अगर वो दुश्मन या वो चोर बहुत ताकतवर है और गार्ड आपका कमजोर पड़ गया तो क्या करेगा, उस गार्ड को मार देगा और मार के तब वो दरवाजे के अंदर आपका घुसेगा। तो पहला जो सुरक्षा चक्र है, वो सुरक्षा जो गार्ड बैठे हैं वो आपके साइनस में बैठे हैं। जैसे ही कोई दुश्मन यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले आपके ये वाले जो इम्यून सिस्टम के टी सेल्स हैं वो उसको आक्रमण करेंगे। अब मान लीजिए कि किसी ना किसी कारण से या बीमारी रहने की वजह से या आपकी दिनचर्या ठीक ना रहने की वजह से आपके जो टी सेल्स हैं वो वीक है, यानी कि इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, तो यहां से वो पार करेगा। यहीं पे आपकी म्यूकस सेल्स होती हैं। जैसे आप मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं ना, तो इसी प्रकार से शरीर जब भी कोई बाहरी शत्रु आता है तो उसको पकड़ने के लिए म्यूकस छोड़ता है, जिसको कफ बोलते हैं, वो म्यूकस सेल छोड़ता है और उस वायरस या बैक्टीरिया को वहीं पे वो जकड़ लेता है। उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम के टी सेल्स उसको वहीं किल कर देते हैं और वहीं पे समाप्त हो जाता है। यानी कि हल्का जुकाम जब आपको हुआ तो समझ लीजिए कि कोई बाह्य वायरस या बाह्य बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है और उसको रोकने के लिए आपके शरीर ने म्यूकस बना करके आपको जुकाम बनाया है। कई लोग कहते हैं जी मुझे जुकाम नहीं हुआ, सीधा बुखार हो गया। तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनका जो पूरा का पूरा शरीर का इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा और बिना जुकाम हुए आपको सीधा बुखार आया है। इसका मतलब वो पहली सुरक्षा जो दीवार थी, पहला सुरक्षा चक्र था, उसको वायरस ने आसानी से तोड़ दिया। उसके बाद दूसरा सुरक्षा चक्र आपके थायराइड ग्लैंड के पास होता है, गले में, जहां से श्वास नली प्रारंभ होती है। मान लीजिए वहां भी वो वायरस घुस गया तो दूसरे सुरक्षा चक्र में फिर आपके सैनिक तैयार खड़े हैं। ऐसे ही जैसे एक मकान आपने बनाया, सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड मार के अंदर घुस गया, तो अंदर जो लॉन था आपका, लॉन के और मेन जो मकान है उसके बीच में आपने एक कुत्ते पाल रखे हैं, शिकारी कुत्ते, कि भाई कोई चोर घर में घुस जाए तो कुत्ते उसको मार डालें। अब मान लीजिए चोर इतना मजबूत है कि वो उन कुत्तों को भी मार दे, तो तब आपके मेन गेट में घुसेगा। तो ऐसे ही वहां पर हमारे जो ये वाले जो थायराइड के आसपास जो हमारे सुरक्षा सैनिक हैं, टी सेल्स हैं, वो उसको खत्म कर देते हैं और वायरस यहाँ तक आते आते समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपके ये वाले चौकीदार भी, यानी कि आपके ये वाले जो बीच वाले के सुरक्षा कुत्ते थे, वो भी फेल हो गए, तो तब वो आपकी श्वास नली में जाता है। श्वास नली में फिर आपका तीसरा सुरक्षा घेरा होता है और वहां पर बहुत ताकतवर आपके जो सैनिक होते हैं, इम्यून सिस्टम के जो टी सेल्स होते हैं, वो होते हैं। वो कोशिश करते हैं वहीं पे उनको, वायरस को मार दिया जाए। लेकिन वहां भी अगर वायरस जीत गया या धोखा देने में सफल हो गया तो वो आपके फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जाकर के फिर इन्फेक्शन फैलाता है। उसके कारण से आपको बहुत सारी जो जो कोरोना की डिजीज है या कोई भी बीमारी है, वो लंग्स में जाकर के आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा करना,
और इस प्रकार की समस्या आती है। जो मच्छर के द्वारा फैलाने वाले वायरस है वो सीधे ब्लड में चले जाते हैं, आपकी आरबीसी में जाते हैं। जैसे डेंगू के सेल्स हैं वो सीधे आपकी डब्ल्यूबीसी में जाते हैं। तो दोनों के दोनों अलग चक्र हैं और दोनों जाकर के वहां मल्टीप्लाई होकर के आपके इम्यून सिस्टम को तहस नहस करने के बाद तब आपको बीमार बनाते हैं। तो हमें करना क्या है, इन सारे सिस्टम में आप समझ गए होंगे कि अब हमें करना क्या है। हमें करना है अपने सुरक्षा चक्र को मजबूत करना। क्योंकि सुरक्षा चक्र यानी कि इम्यून सिस्टम वीक कैसे होता है, जब शरीर में वर्षा ऋतु में पित्त कुपित हो जाता है तो आपका पित्त कुपित होने के कारण से आपके जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर होता है, एसिडिटी शरीर में बढ़ जाती है। इस समय आप देखेंगे कि लोगों को भूख लगना कम हो जाता है। शरद ऋतु जब आती है ना, वर्षा के बाद भूख लगना कम हो जाता है, यानी कि जठराग्नि शरीर की कम हो जाती है। दूसरा, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है इस समय। वो सब होता है पित्त के कुपित होने के कारण से। तो इस समय हमें करना क्या है, इनसे बचने का उपाय क्या है। मच्छरों से बचने का उपाय तो करना ही है सबको। मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने कपड़े अच्छे प्रकार के पहन के जाएं, हाथ को ढक के रहें, ओडोमास लगा के रखें। इस प्रकार के जो मच्छरों से बचने के उपाय वो तो करने ही करने हैं, लेकिन साथ में जो बीमारी बिल्कुल अगर अंदर आ जाए तो उसको हमारा शरीर कैसे निपटे, हमारा सुरक्षा चक्र कैसे मजबूत हो, उस पर हमें विशेष काम इस समय करना चाहिए। तो शरद ऋतु जैसे ही आए, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए और शरद ऋतु प्रारंभ हो, तो उस समय हमें क्या करना है कि तेज जो अम्लीय चीजें हैं उनको खाना बंद कर देना चाहिए। जिससे लहसुन है, प्याज है, इसलिए नवरात्रि आते हैं ना। आपने देखा शरद ऋतु शुरू होती है तो नवरात्र आते हैं। नवरात्र का उद्देश्य क्या है कि शरीर का शोधन हो जाए, जो शरीर में संचित पित्त है वो किसी तरह समाप्त हो जाए। तो इसलिए 9 दिन कहते हैं भाई आप व्रत रखिए, उपवास रखिए। उस उपवास में क्या है कि आपको लहसुन नहीं खाना, आपको प्याज नहीं खाना, आपको अदरक नहीं खाना, यानी कि तीज उष्ण वाली जो चीजें हैं, गर्मी पैदा करने वाली जो चीजें हैं, उनको आपको बंद कर दिया जाता है। और उसके कारण से आपके शरीर में जो पित्त है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, शमन हो जाता है, और आपका वात और कफ और पित्त ये तीनों संतुलित हो जाते हैं। इनको संतुलित करने के लिए ही हमारे पूर्वज बड़े विद्वान रहे होंगे, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि आपको इस प्रकार 9 दिन आपको व्रत रखना है, उपवास रखना है। उसमें कहते हैं गुनगुना पानी पीते रहिए, आपको फलहार करिए, आप फल खाइए, आंवला आदि जो तिक्त हैं, कषाय हैं, इस प्रकार के वो खाइए। अम्लीय नहीं खाने हैं, लेकिन कषाय कषाय पदार्थ जो कषाय रस वाले हैं, तिक्त रस वाले हैं, कड़वे पदार्थ आपको खाने हैं, कटु और तिक्त। कटु तिक्त जो पदार्थ हैं, इस प्रकार से करेला इस समय खाइए आप, एलोवेरा का सेवन कीजिए, इस समय आपको आंवले का सेवन कीजिए। ये जो पदार्थ हैं आपके शरीर के पित्त को समाप्त करेंगे। और पित्त को समाप्त करने का जो सबसे उत्तम एक पदार्थ है वो है देसी गाय का घी। और इससे आप मैं समझा सकता हूं कि आपने जो लोग गांव में रहे हैं या इस तरह की आपने देखा है, तो कई बार गांव में क्या होता था कि मौसम में पित्ती उछलना बोलते हैं उसको, पूरे शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, पित्ती उछल जाती है। तो गांव का समझदार व्यक्ति उसको कहता है भाई इसको डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करना है, इसको एक कटोरी में ना घी गर्म करिए गाय का, और एक चुटकी उसमें काली मिर्च डाल के पिला दीजिए। तो जैसे ही वो घी उस मरीज को पिलाते थे, उसको कहते भाई इसको अब जो है ना ढक दीजिए, कंबल उड़ा दीजिए इसको। तो 5 से 7 मिनट के अंदर वो सारी जो पित्ती पूरे शरीर पे फैली होती थी वो शांत हो जाती थी और मरीज ठीक हो जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि पित्त जो कुपित हुआ, पित्त कहते हैं अग्नि को। शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। वात मतलब वायु, पित्त मतलब अग्नि, और कफ मतलब जल। अग्नि, वायु और जल, ये 3 ही तत्व हैं। और 3, इनको दोष भी कहते हैं और इनको तत्व भी कहते हैं, यानी कि यही पोषण भी देते हैं और यही कुपित हो जाए तो विध्वंस भी कर देते हैं। तो 3 शरीर के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। 2 मन के दोष हैं, क्योंकि मन भी अगर बीमार हो गया ना तो शरीर के आप जितनी मर्जी चिकित्सा कराते रहिए वो ठीक नहीं होता है। तो मन के भी दोष होते हैं, उनको कहते हैं रजस और तमस। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो सत्वगुण का मतलब तो सब कुछ ठीक है, आप सत्व बुद्धि में, परमेश्वर बुद्धि में है। लेकिन जब ये 2 गुण आते हैं, अवगुण भी होते हैं और गुण भी होते हैं, यानी कि रजस और तमस, तो मन विकृत हो जाता है। तो मन के दोष को शांत करना है, वो उपासना के द्वारा करना है, व्रत के द्वारा करना है और ईश्वर की उपासना के द्वारा। तो मन के दोषों को आप मेडिटेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तन के जो दोष हैं उनको आप दिनचर्या के द्वारा ठीक कर सकते हैं।
तो स्वस्थ दिनचर्या जब आपकी होने लग जाएगी तो ये दोष सम हो जाएंगे और समान होने के कारण से जो शरीर में विकृति आनी थी वो रुक जाएगी। अब करें कैसे, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस लोग कहते हैं भाई करना तो है लेकिन करें कैसे समझ नहीं आता। तो उस पे भी मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से उनको आपको संतुलित रखना है। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को कैसे हम संतुलित रख सकते हैं, उसके लिए हमें दिनचर्या का पालन करना होगा। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम अपनी दिनचर्या बना लेंगे तो ये दोष स्वतः ही संतुलित रहेंगे, और संतुलित रहेंगे तो कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ सकती। तो जो मैंने मंत्र का उच्चारण किया था कि जीवे में श्रद्धा शतम, 100 वर्षों तक स्वस्थ होकर के जिए, तो वो स्वस्थ रह सकते हैं हम उसके द्वारा। उसकी दिनचर्या का हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 12 मुख्य अंग होते हैं और 12 मुख्य अंगों का एक कार्य समय होता है, प्रत्येक अंग का 2 घंटे। 12 अंग 2 घंटे के हिसाब से कितना हो गया, 24 घंटा। तो 24 घंटे में हमारे उन 12 अंगों के 2-2 घंटे के हिसाब से हमें समझना चाहिए कि किस अंग का क्या कार्य होता है, किस समय होता है, किस समय वो हमारे सर्वोच्च कार्य प्रणाली होती है उसकी। तो दिनचर्या और 12 ऑर्गन थ्योरी, आज की मेडिकल लाइन में उसको बोलते हैं 12 ऑर्गन थ्योरी, हमारे 12 अंगों का विज्ञान। वो 12 अंग कौन कौन से हैं, किस समय उनकी कार्य प्रणाली होती है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि सभी को समझ में आ जाएगा कि किस अंग के समय अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको हम ठीक कर लें, और ठीक कर लेंगे तो अपने आप ही नेचुरल रूप से हम लोग स्वस्थ रह पाए। सबसे पहला अंग हम बात करते हैं, उसको कहते हैं लंग्स, फेफड़े। और फेफड़ों का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्योदय से 2 घंटे पहले का समय। अब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अगर मैं सबसे पूछूं कि भाई कितने लोग इसका पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन जगते हैं, तो शायद 2-4 लोग ही जवाब देंगे कि हाँ, हम लोग उठ जाते हैं सूर्योदय से। यानी सूर्य अगर 6 बजे उग रहा है तो 6 बजे से 2 घंटे पहले का मतलब हुआ 4 बजे। अब अंगों की दृष्टि से बात करते हैं, जो पहला अंग है हमारे वो फेफड़े हैं, और फेफड़ों का काम है हमारे शुद्ध ऑक्सीजन को शरीर के अंदर भेजना, जिससे हमारी पूरी प्राणवायु हमारे अंदर जाती रहे, और जो गंदी वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर निकलती रहे। तो उसका जो सर्वोच्च समय है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमारे फेफड़ों का समय। इस समय जो व्यक्ति जगते हैं 3 से 5 के बीच में प्रातःकाल, वो कभी उनको श्वास के रोग नहीं होंगे, उनको कभी अस्थमा नहीं होगा, उनको कभी कफ नहीं होगा, और उनको कभी जो ब्रोंकाइटिस वगैरह होते हैं वो रोग भी नहीं होंगे। तो 3 से 5 के बीच में उठिए। उठते ही उषापान, जिसको बोलते हैं उषापान कहते हैं, जल पीना, निहार मुंह जल पीना। तो बैठिए, रात को जो आपने एक तांबे का पात्र ले लीजिए, तांबे के लोटे में जल रख लीजिए रात को, उसको ढक के रखिए और उस जल को सेवन करिए उठते ही, बिना कुल्ला किए, निहार मुंह आपको जल पीना है, बिल्कुल सिप सिप करने के बाद। तेज नहीं पीना है, बहुत धीरे धीरे पीना है, इसको जल के नियम बोलते हैं। तो इस जल के नियम का हमें पालन करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आप वो जल पी लीजिए। जल पीने के बाद थोड़ा सा आप सैर करिए, घूमिए फिरिए, फ्रेश हो जाइए, और उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। जो फेफड़ों का समय है उस समय में क्या करना है, प्राणायाम करना है। और प्राणायाम से आपके फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि 100 वर्ष नहीं, आयुर्वेद तो कहता है कि 400 वर्ष तक भी मनुष्य जीवित रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। तो पहला काम यदि आपने सही से कर लिया तो आपके फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे। उस समय प्राणायाम करिए, वो ईश्वर का ध्यान करिए, उपासना करिए। ये आपका पहला अंग हो गया। दूसरा अंग है आपकी बड़ी आंत। जो लोग थोड़े आलसी हैं, कहते भाई 4 बजे नहीं उठ सकते, थोड़ा लेट उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, ठीक है भाई उठ जाएंगे। तो 3 से 5 का समय फेफड़ों का वो खत्म हो गया। 5 से 7 जो 2 घंटे आते हैं वो आपका बड़ी आंत का समय होता है। और बड़ी आंत का काम क्या है कि जो संचित मल है, जो आपने भोजन किया, भोजन करते करते पाचन क्रिया से गुजरता गुजरता जो अवशिष्ट रह गया, अपच रह गया, वो जो मल है वो शरीर से बाहर निकलना चाहिए। उसका समय है सुबह 5 से 7 बजे। तो 5 से 7 के बीच में जो लोग 5 बजे से पहले खड़े हो जाते हैं, उठते हैं, चलते फिरते घूमते कुछ भी करते हैं, उनका जो पेट है वो प्राकृतिक रूप से साफ हो जाता है। उनको किसी चूर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल जो सिगरेट वाले हैं वो सिगरेट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो चाय वाले हैं उनको चाय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेट साफ करना ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल के युवाओं की भी, बड़ों की भी, बच्चों की भी। उसका कारण यही है कि वो दिनचर्या में हमने कुछ चूक की हुई है। तो 5 से 7 का समय हमारा बड़ी आंत का होता है, और बड़ी आंत के समय हमारा
पेट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका प्राकृतिक नियम यह है कि जब आप सीधे खड़े होंगे, वर्टिकली खड़े होंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी आपको नीचे जोर लगाएगा। आपके शरीर के अंदर जो वायु है वो वायु भी आपको अधोगति हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ वो फोर्स करती है और आपका पेट क्लियरली हो जाता है। लेकिन जो इसमें इस समय सोए पड़े होते हैं उनको मैं बता दूं, मान लीजिए इस पोजीशन में आप लेटे हैं बेड पे, ऐसे खड़े नहीं है, बेड पे लेटे हुए, तो आपके शरीर के अंदर जो 5 प्रकार के प्राण होते हैं उनमें से जो अपान वायु है वो नीचे की तरफ रहती है, हमारी बड़ी आंत में रहती है। तो अपान वायु घुसेगी और घुसने के बाद आपके जो बड़ी आंत के अंदर जो मल है उसको ड्राई कर देगी, क्योंकि वायु का काम होता है सुखाना। कपड़े होंगे तो वायु सुखाएगी, इस तरह अंदर शरीर के अंदर जो वायु है आपके मल को सुखा देगी। और जब मल सूख करके टाइट हो जाएगा तो वो आपकी आंतों से बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर ही चिपका रह जाता है। उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गया। फिर कब्ज के लिए आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के चिकित्सक के पास जाएंगे, दुनिया भर के इलाज कराएंगे, लेकिन कब्ज वो ठीक नहीं होता है, कारण हमने उस दिनचर्या का पालन नहीं किया। तो 5 से 7 के बीच में हमें उठना है और टहलना है इस तरह से खड़े होकर के, तो स्वतः ही आपका पेट क्लियर होना शुरू हो जाए। तो दूसरा अंग यहाँ पर हमारा बढ़िया हो जाता है 7 बजे तक क्लियर। अब तीसरा अंग शुरू होता है जब आप इस दिनचर्या का पालन करेंगे। तो तीसरा अंग है आपका अमाशय। अमाशय का समय हो जाता है प्रातः 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो अब जो लोग उठ जाते हैं उनका अनुभव होगा कि जब आप सारे कर्म नियमित रूप से करते हैं तो 7 बजे आपको जोर से भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो समय है, प्राकृतिक रूप से उस आपके अमाशय का समय है। 7 से 9 के बीच में आपको भोजन करना है। करेगा कौन? जो सुबह उठेगा। जो उठेगा ही नहीं वो कहां से कर पाएगा? तो सुबह जल्दी उठना है, अपने दिनचर्या के वाले कर्म करने हैं, उपासना करनी है, ध्यान करना है, पानी पीना है, और उसके बाद आपको भोजन करना है। भोजन में क्या करना है इस समय, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय भोजन में करना है सबसे पहले आपको कच्चे ताजी सब्जियां, जिसको हम सलाद के रूप में खा सकते हैं, फल, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ईश्वर की रसोई में पके हुए फल हैं वो फल खा सकते हैं, और रस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। यानी कि सारी की सारी हमें अल्कलाइन चीजें खानी। मॉर्निंग में, सुबह में, नाश्ते में, उसमें आपको अल्कलाइन चीजें ही खानी है। अल्कलाइन चीजें कौन सी होंगी? जो नेचुरल है, प्रकृति द्वारा बनाई गई है, वो सब अल्कलाइन होती है। फल हैं, सब्जियां हैं, फलों का रस है, नारियल पानी है, ये सब प्राकृतिक चीजें। तो प्राकृतिक चीजें आप खाइए और पेट भर के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी आपको एसिडिटी नहीं होगी। हाइपर एसिडिटी तो आप भूल ही जाइए, अल्सर कभी जीवन में नहीं हो सकता है। तो ये सारी पेट वाली जितनी भी समस्याएं हैं, इस समय आप अल्कलाइन चीजें लेंगे तो वो सारी समस्याएं आपकी न्यूट्रलाइज होती चली जाएंगी। आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तो 7 से 9 के बीच में आप भरपेट खा लीजिए, नेचुरल फूड खाइए, अच्छे से खा लीजिए। उसके बाद 9 से 11 वो समय शुरू हो जाता है आपके अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब है पेंक्रियाज। और पेंक्रियाटिक जूस, जैसे आप कुछ खाते हैं तो शरीर को उसको पचाने के लिए पेंक्रियाटिक जूस बनता है, और आयुर्वेद में उसको बोलते हैं जठराग्नि। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने भोजन बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर कुछ बहुत सारे व्यंजन चढ़ाए, दूध और चावल और खीर बनाने के लिए, और वो चूल्हे पे चढ़ा दी, और चूल्हे पे चढ़ाने के बाद यदि उसमें अग्नि ना जले तो कभी खीर बनेगी क्या? कभी नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार से जो आपने भोजन किया वो आपने पेट रूपी चूल्हे पे चढ़ा दिया, और चूल्हे में जो अग्नाशय रूपी अग्नि है वो जड़ी, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, और आपका जो भोजन है वो आसानी से पचना शुरू हो जाता है। तो 9 से 11 इसलिए कहा जाता है कि 9 से 11 के बीच में आपको पानी कम पीना है। उससे पहले जो पीना है पी लीजिए, और 11 बजे के आसपास आपको पानी अच्छे से पी लेना चाहिए। तो 11 से 1 अगला समय, यहाँ से अग्नाशय का काम होना है। अग्नाशय अपना काम करता रहता है, आप अपना काम करिए, अग्नाशय अपना काम करेगा। तो आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने रूटीन के काम आप करते रहिए, लेकिन भोजन 9 बजे से पहले अवश्य कर लीजिए। 9 से 11 अग्नाशय अपना काम करेगा, यानी कि जो आपने भोजन किया उसको पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 11 से 1 ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है जी। लावण्य जी, इस समय महानगरों में मैं बात करूं तो अधिकतर लोग नाश्ता करते हैं। जी सर। अधिकतर लोग 11 बजे के आसपास नाश्ता करेंगे, उठेंगे 8 बजे 9 बजे, फिर नहाएंगे धोएंगे तो 11 बज जाएंगे। वो 11 बजे वो खाना शुरू करते हैं। फिर खाने में भी क्या खाएंगे? बटर ब्रेड खाएंगे, या फिर बाहर का कुछ मंगा लेंगे वो खाएंगे। उससे क्या होता है? वो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए। आजकल के जो बच्चे, युवा पीढ़ी में मैं देखता हूँ कि मेरे पास पेंक्रियाटाइटिस के 17 साल 18 साल के बच्चे आते हैं जिनको पेंक्रियाटाइटिस हो गई है,
किडनी फेलियर के मेरे पास 20-20 साल के बच्चे आ रहे हैं, फैटी लीवर के 20-21 साल के बच्चे आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हमारे इसी कारण से, यानी कि 11 बजे से बाद में 11 से 1 के बीच में जो लोग भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, उन सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि समय है वो हार्ट का, हृदय का समय है। और हृदय के समय में यदि हम कुछ भी खाएंगे तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, जो अग्नि है, ऊर्जा है, वो उसको पचाने वाले चली जाएगी, यानी कि अमाशय में शिफ्ट हो जाएगी और हृदय हमारा कमजोर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हार्ट वीक होगा, पैंक्रियाज को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वहीं पे पैंक्रियाटाइटिस नामक बीमारी आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है, छोटी सी गलती के कारण से। 11 से 1 के बीच में हमें कोशिश करें कि हम बिल्कुल सिर्फ लिक्विड लें, जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड फूड हमें नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए 11 से 1 के बीच में। अब 1 से 3 उसका अगला समय आता है, और उस समय आता है हमारी छोटी आंत का। तो उस समय जो छोटी आंत है हमारी, वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट तो 24 घंटे ही रहती है, लेकिन उस समय विशेष उसकी कार्य प्रणाली हो जाती है। तो छोटी आंत के समय फिर आप दोबारा से भोजन कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जितना भोजन आपने सुबह किया था उसका आधा आपको दोपहर में खाना है, यानी कि 1 से 3 के बीच में जो 2 घंटे छोटी आंत का समय, वो आपके लंच का समय होना चाहिए। 1 से 3 के बीच में आप जितना अल्पाहार करेंगे, उतना अल्पाहार आप 1 से 3 के बीच में कर सकते हैं। और क्योंकि दोपहर में पित्त ज्यादा बिगड़ता है, और आजकल तो क्योंकि इस समय पित्त कुपित होने का मौसम है, तो दोपहर में भोजन में एक विशेष चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि देसी गाय का घी 1 से 2 चम्मच, जितनी जिसको पचाने की क्षमता हो, वो देसी गाय का घी दोपहर के भोजन में जरूर प्रयोग करें। तो पित्त कभी विकृत नहीं होगा, और आपकी अग्नि, यानी कि शरीर पर जो स्किन डिजीज होते हैं, लाल पीली दाने निकल आते हैं, आपके जो अंदर अल्सर कोलाइटिस होता है, हाथों में छाले पड़ना, इस प्रकार की जो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे केवल इतना करने से। तो 1 से 3 के बीच में आपको भोजन करना है, छोटी आंत का समय। 3 से 5, 3 से 5 का समय आता है आपका यूरिन ब्लैडर का। जो आपका यूरिन ब्लैडर है, मूत्राशय है, उसका समय होता है। इस समय आपको करना क्या है कि पानी पीना, जितना हो सकता है उस समय आप पानी पीजिए। 3 से 5 के बीच में भरपूर जल पीजिए। और कनेक्ट करता चलूं मैं कि आप पिछले अपने पूर्वजों के समय में देखिए, तो हमेशा 3 से 5 के बीच में एक समय रखा जाता था इस मौसम में, और गर्मी के मौसम तक भी, कि उस समय कुछ ना कुछ शरबत आदि इस तरह बनाया जाता था कि शरबत का टाइम हो गया। अब वो शरबत का टाइम किसने ले लिया जी? चाय ने। कि कौन सी चाय है जी? ये तीसरे पहर वाली चाय। तो चाय क्योंकि खुद ही एक एसिडिक होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, और आज की मॉडर्न भाषा में बात करूं तो चाय का जो पीएच होती है वो 3 से 5 के बीच में होता है, 4 से 4.5 के आसपास में पीएच वैल्यू। चाय के अंदर फिर चीनी डालते हैं, चीनी की ऑलरेडी पीएच वैल्यू 4 से 4.5 के बीच में, यानी कि दोनों चीज मिलकर के हाईली एसिडिक होगी। और जो इस समय वैसे ही एसिडिटी ज्यादा होती है, शरद ऋतु में बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, चाय पीने से वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल उस समय हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। 3 से 5 के बीच में हमें सादे पानी का प्रयोग करें। जिसको पीना है वो उस समय दोबारा से फिर नारियल पानी का मन करता है तो नारियल पानी भी पी सकते हैं, लेकिन पानी तो पीना ही चाहिए। तो उससे आपका यूरिन ब्लैडर बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। यूरिन ब्लैडर में बनने वाली, यानी कि जो यूरेटर जो स्टोन्स होती है, यूरेटर में स्टोन बनती है, बहुत बड़ी समस्या आजकल। बहुत सारी जो चिकित्सालय हैं वो केवल पथरियों का इलाज कर रहे हैं। स्टोन सेंटर्स बने हुए हैं बड़े बड़े। स्टोन बनने क्यों देना है? स्टोन बनने का सबसे बड़ा कारण है शाम को 3 से 5 के बीच में चाय पीना। तो अगर वो स्टोन से हमें बचना है तो 3 से 5 के बीच में चाय छोड़ करके पानी पे आप आ जाइए, आपकी स्टोन्स नहीं बनेगी। उसके बाद अगला जो ऑर्गन आता है वो आता है किडनी। किडनी का समय है शाम को 5 से 7। किडनी क्या काम करती है? शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है, शरीर की छलनी होती है, और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, आपके क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इन सब को छान करके, ब्लड में से छान करके यूरिन बनाती है और यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है। तो किडनी को ताकत देने के लिए इस समय भी हमें लगातार लिक्विड चीजों का सेवन करना ही चाहिए, पानी का प्रयोग करते रहना चाहिए। और इसी बीच में यदि भूख लगे तो 5 से 7 के बीच में ही अल्पाहार हमें कर लेना चाहिए, यानी कि साय का जो डिनर का समय है वो भी 5 से 7 का ही होना चाहिए। और इसको भी आप कनेक्ट करते चले, जो हमारे पूर्वज थे, मैं तो कहता हूँ बहुत विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, सायकाल सूर्यास्त होने से पहले वो भोजन कर लेते।
और मैं तो साधुवाद देता हूँ कि कम से कम जैन समाज ने वो प्रक्रिया आज भी चालू रखी है। जैनी लोग जो होते हैं वो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेते हैं, सर्वोत्तम है वो। तो वो हमें करना, आयुर्वेद भी यही कहता है कि 5 से 7 के बीच में शाम का भोजन हमें कर लेना चाहिए और बहुत ही अल्प मात्रा में करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वर्तमान में, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सुबह लोग हल्का फुल्का एक चाय बिस्किट खाते हैं, दोपहर में थोड़ा चलो ठीक है भाई दाल चावल खा लिया या कुछ और खा लिया, इतने रात में खाएंगे अच्छे से। तो रात को करते हैं वो सुपर सुपर फूड खाते हैं, हैवी डाइट लेते हैं। तो ये बिल्कुल विरुद्ध करते हैं, आयुर्वेद का बिल्कुल उल्टा है, ऐसे नहीं करना है। शाम को 5 से 7 के बीच में हल्का भोजन आपने कर लिया तो कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आने वाली। इससे अगला समय आता है 7 से 9। ये भाई बहुत महत्वपूर्ण समय है और ये समय है आपके पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम हार्ट के चारों तरफ एक उसका समझ लीजिए कि ब्लैडर होता है जो हार्ट के कूलिंग सिस्टम है, हार्ट को ठंडा रखने का काम करता है। क्योंकि हार्ट बेचारा एक ऐसा सिस्टम है, पंपिंग सिस्टम है, जो 24 घंटे आपके लिए काम करता है, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। उसको वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो उसको अगर ठंडा ना रखा जाए, उसको सही ना रखा जाए, तो आपका हार्ट धीरे धीरे एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने लगता है, हार्ट फैलना जिसको बोलते हैं, हार्ट फैलने लगता है, उसके वॉल वीक होने लगते हैं और कई बार तो वॉल लीक भी हो जाते हैं जिसके कारण से हार्ट फेल हो जाता है। तो उस गलती क्यों है वो, क्यों होता है ऐसा? क्यों हमने हार्ट के कूलिंग सिस्टम को प्रॉपर नहीं रखा। तो हार्ट का कूलिंग सिस्टम यानी कि पेरिकॉर्डियम, उसका समय होता है शाम को 7 से 9 के बीच में। तो 7 से 9 के बीच में हमें कुछ नहीं खाना। अगर खाएंगे तो जो एनर्जी है, जिसके कारण से, जिस बिजली के कारण, जिस विद्युत के कारण से वो पेरिकॉर्डियम काम कर रहा है, वहां से वो पावर कट हो जाएगी और पेरिकॉर्डियम अपना काम नहीं करेगा। क्योंकि शरीर का नियम है कि सबसे पहला काम आपके किए हुए भोजन को पचाना। जो भी आप खाएंगे, शरीर की एनर्जी पूरी, जैसे फैक्ट्रियों में ना अलग अलग एरिया में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जहां डिमांड ज्यादा होती है बाकी जगह की सप्लाई काट करके वहां सप्लाई दे दी जाती है। तो ऐसे ही शरीर भी करता है। शरीर जहां सबसे ज्यादा डिमांड आती है, सब बाकी जगह की इलेक्ट्रिसिटी कट करके वहां दे देता है, एनर्जी वहां पे छोड़ देता है। तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं सारी एनर्जी वहां पे शिफ्ट हो जाती है, उसको पचाने में लग जाती है। तो शाम को 7 से 9 के बीच में जो लोग भोजन करते हैं, मैं कहता हूं वो अपने दिल के दुश्मन। उन्हें बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने दिल के दुश्मन है, उनको वो अपने दिल को कमजोर कर रहे हैं। 7 से 9 के बाद, 7 बजे के बाद मैं कहता हूँ भोजन करना अपराध है, अपने लिए अपने ऊपर अत्याचार। तो 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। उसके बाद आता है समय 9 से 11। 9 से 11 का समय होता है आपका ट्राई एनर्जी सिस्टम, त्रिउष्मक बोलते हैं हिंदी में। आपके शरीर में 3 प्रकार की ऊर्जाएं काम करती हैं, 3 प्रकार की विद्युत काम करती हैं। उनको समझाने के लिए मैं आपको समझाऊं तो उनको हमने नाम दिया है शिव ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा। शिव ऊर्जा का काम क्या है? आपके शरीर की रक्षा करना, बाह्य रोग जितने आते हैं उनसे रक्षा करना, उनसे लड़ने के लिए आपको ताकत, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, वो शिव ऊर्जा का काम। विष्णु ऊर्जा आपके शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि उनकी ऊर्जा का सप्लाई को व्यवस्थित करना, कि आपको किडनी को कितनी एनर्जी चाहिए, आपको लंग्स को कितनी एनर्जी चाहिए, हार्ट को कितनी एनर्जी चाहिए, ऐसी ब्रेन को कितनी वो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनल, वो विष्णु ऊर्जा कहते हैं, वो उसको बैलेंस करती है। और तीसरी है ब्रह्म ऊर्जा। ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं आपकी जो ब्रेन की ऊर्जा है, मस्तिष्क की, यानी कि जो आपको सोचने समझने की शक्ति देती है, आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को बैलेंस करती है, एक से दूसरी संतान पैदा करने की जो ताकत आती है वो ब्रह्म ऊर्जा से आती है। अगर वो कम हो गई तो आप ना संतान उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही कुछ अच्छा सोच सकते हैं, आपका सब कुछ डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये तीनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, इनको संतुलित करने का जो समय होता है, जो सबसे ज्यादा बैलेंसिंग टाइम होता है, वो होता है रात्रि 9 से 11। और इस समय जिसने भोजन किया तो समझ लीजिए उसका सब कुछ डिस्टर्ब होता रहता है। कभी उसका लीवर खराब रहता है, कभी उसका पेट खराब रहता है, कभी उसको चक्कर आते हैं, कभी माइग्रेन हो जाता है। इस प्रकार से हमेशा वो व्यक्ति परेशान रहता है और कहता है जी डॉक्टर के पास जाता हूँ, समझ नहीं आता मैं बीमार क्यों। किसी टेस्ट में भी कई बार नहीं आता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि रात्रि 9 से 11 के बीच में वो लोग भोजन करते हैं। और मैं तो समझ रहा हूँ कि महानगरों में अधिकतर लोग इसी समय भोजन करते हैं। तो वो अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को खराब करते हैं, उसको हमें उनको रोकना चाहिए। इस समय एनर्जी को बनाने के लिए हमारे आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको ये त्रिउष्मक संतुलित रखना है, बैलेंस रखना है, तो इस समय क्या करना है कि देसी गाय का दूध, उसमें 1 से 2 चम्मच गाय का घी और थोड़ा सी हल्दी
उसमें डाल करके इस समय आपको पीनी चाहिए। दूध, हल्दी और घी, ये तीनों मिल जाएंगी तो तीनों प्रकार की ऊर्जाएं आपकी संतुलित हो जाएंगी। ये तीनों चीज आपको 9 से 11 के, मैं तो 11 तक भी कहता नहीं हूं, मैं कहता हूं 9 से 10 के बीच में ही आप देसी गैया का दूध पी करके और बिस्तर पे चले जाइए, सो जाइए। क्योंकि अगला समय जो है ना वो बड़ा खतरनाक। 11 से 1 का जो समय होता है वो गॉल ब्लैडर का समय होता है, उसको हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं। वो पित्त की थैली का समय है रात्रि 11 से 1। और यदि इस समय आप जगे हुए तो गॉल ब्लैडर पूरा अपना, उसकी एनर्जी कट हो जाती है, और एनर्जी कट होने से गॉल ब्लैडर आपका विकृत होना शुरू हो जाता है, यानी कि पित्त जो है ना आपका बिगड़ना शुरू हो जाता है, एसिड आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर में एसिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। और एसिडिटी बढ़ने के कारण से मानसिक विकार, नींद ना आना, सर में भारीपन रहना, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी जो आजकल बच्चों तक में आने लग गई है, वो कारण ये है कि बच्चे आजकल देर तक जगते, 11 बजे से 1 बजे 2 बजे तक जगे रहते हैं, तो अल्जाइमर उनमें जल्दी आ रहा है, भूलने की बीमारी है। कई बार क्या होता है कि पेन हाथ में, और वो सारे घर में पेन ढूंढते घूम रहे हैं कि जी मेरा पेन खो गया। फिर कोई बताता है बेटा पेन तो तेरे हाथ में है। ओहो, ये कहने का मतलब छोटी छोटी बातें तक भूलने लग जाते हैं। उस सब का कारण है कि आपका जो गॉल ब्लैडर है वो विकृत हो गया है, पित्त विकृत हो आपका इस समय होता है। तो 11 बजे से पहले पहले प्रयास करें कि हमें गहरी नींद में चले जाना। जब गहरी नींद में चले जाएंगे तो आपका गॉल ब्लैडर बिल्कुल अपने अपने आप को सुरक्षित करेगा, और पूरे शरीर के सिस्टम को भी वो ठीक करके रखेगा। गॉल ब्लैडर को बोलते हैं, मजाक की भाषा में बोलते हैं कि ये शरीर का गुंडा है। तो गुंडा क्या करता है कि आप सामने जा रहे हैं और सामने से वो गुंडा आ रहा है, आपने सिर्फ उसकी तरफ देख भी लिया ना तो आपको एक थप्पड़ मार देगा वो। आपने उससे बहस की भाई क्यों मारा, तो एक और मारेगा। ज्यादा बहस करोगे तो आपको जान से मार देगा। तो चलते फिरते अगर आपने उसको छेड़ा तो वो आपको छोड़ता नहीं है फिर, तो उससे क्या करना, उससे बच के निकल जाओगे। गुंडा सामने से आ रहा है तो आप रास्ता ही बदल दो, गुंडा निकल जाएगा। इसी तरह से आपको गॉल ब्लैडर के समय बच के निकल जाने का मतलब यह है कि बिल्कुल शांत होकर के सो जाइए। गॉल ब्लैडर अपना काम करता रहेगा। आपके जो इस समय जो शरद ऋतु में सबसे ज्यादा पित्त कुपित होता है, वो उसका एक कारण ये भी है कि लोग देर तक जगे होते हैं, उसके कारण से वो एसिडिटी हमारी बढ़ जाती है, और पित्त विकृत होने के कारण से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या दूसरे वायरल फीवर्स वो ज्यादा अटैक करते हैं, ताकि क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो 11 बजे से पहले में सो जाना चाहिए। अब लास्ट में बचा है 1 से 3, रात्रि 1 से 3 का समय। वो समय होता है आपके लीवर का। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, और लगभग 400 से ज्यादा काम आपके लिए करता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है लीवर, 400 से ज्यादा काम वो आपके आपके लिए करता है। आपके सारे वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, आपका वाटर कंटेंट को बैलेंस रखता है, आपका टेम्परेचर बैलेंस रखता है, आपकी एनर्जी लेवल का प्रोड्यूस करता है, बैलेंस रखता है, प्रोटीन वगैरह की बनाता है, बैलेंस करता है, ब्लड को प्योरीफाई भी करता है, और ब्लड को बनाने का काम भी लीवर करता है। तो इस प्रकार 400 से ज्यादा काम लीवर आपके लिए करता है। तो उसको रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी टाइम चाहिए। तो उसका मेंटेनेंस का टाइम है रात्रि 1 से 3 का। देखिए परमेश्वर ने सबसे बड़ी ग्लैंड के लिए जो सब समय दिया है वो रात्रि 1 से 3 दिया, ताकि भाई उस समय तक तो सो ही जाओ, उसका काम करने दो। लेकिन कुछ लोग उस समय भी नहीं सोते, 1 बजे भी नहीं सोते, 1 बजे भी जगे होते हैं। तो 1 बजे जो जगेगा उसका लीवर जरूर से जरूर खराब, लीवर विकृत हो जाएगा। और लीवर विकृत हुआ तो शरीर की सारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम और सारा डाइजेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सब कुछ सारे सिस्टम अपसेट हो जाए, वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो रात्रि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो समय है वो बहुत ही क्रिटिकल समय होता है, और उस समय में भरपूर नींद हमें लेनी चाहिए ताकि शरीर सेल्फ हीलिंग कर सके, अपने उस ऑर्गन्स को मजबूत कर सके। तो ये दिनचर्या मैंने बता दिया आपको। दिनचर्या के साथ साथ क्या नहीं लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो थोड़ी सी 2 मिनट में और मैं बता देता हूँ, क्योंकि समय मुझे लगता है बहुत कम रह गया है, तो उसको भी मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। देखिए सबसे बड़ी जो समस्या इस समय आ रही है वो ब्लॉकेज की आती है, आर्टरी ब्लॉकेज होना, उसके कारण से ब्रेन हेमरेज हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना। ये सारी समस्याएं बहुत जल्दी जल्दी आजकल आ रही हैं, और वैक्सीन लगने के बाद तो और ज्यादा ये समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है क्लॉटिंग होना। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके तेल का। जो तेल आप खाते हैं, खाद्य तेल, वो सबसे बड़ा रोल होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना घटाना, वो तेल के हाथ में। तो तेल कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, उसका बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का रिफाइंड तेल, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिफाइंड तेल हमें नहीं खाना चाहिए। हमें क्या खाना है,
शुद्ध सरसों का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल, ये जो शुद्ध तेल हैं, ये तेल हम लोगों को ही खाने चाहिए। तो अपने भोजन में आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसकी रसोई में भी रिफाइंड है उसमें बिल्कुल लालच ना करें, उसको तुरंत घर से बाहर निकाल दें, रसोई से बाहर निकाल दें। उसकी जगह शुद्ध आप सरसों का तेल लाइए, तिल का तेल लाइए, नारियल का तेल खाइए। जिस देश में, जिस ओरिजिन में आप रहते हैं, उसके अनुसार जो तेल आपको सूट करता है उस तेल को आप रखिए। दूसरा सबसे बड़ा रोल है इसमें नमक का। तो जो लोग नमक खा रहे हैं समुद्री, यानी कि सी सॉल्ट जो खाते हैं, उनको बहुत सारी 6 प्रकार की बीमारियां तो निश्चित रूप से उनके शरीर में आ जाती है। सबसे पहली अल्जाइमर, भूलने की बीमारी। दूसरा ब्लड प्रेशर। तीसरा दर्द, घुटनों में दर्द रहना, जॉइंट्स में दर्द रहना, अर्थराइटिस, ये इस नमक के कारण से आती है। चौथा है ब्रेन वीक हो जाना। पांचवा है रिप्रोडक्शन सिस्टम वीक हो जाना। और छठा टोटल ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम है उसका भी वीक हो जाना। ये 6 प्रकार की जो मेन समस्याएं हैं वो नमक से आती है। नमक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे शरीर के लिए। तो नमक हमें हमेशा समुद्री नमक छोड़ करके केवल सेंधा नमक, यानी कि जो रॉक साल्ट है, उसका हमें प्रयोग करना है। इससे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज अब अगली आती है, वो आता है मीठा, शुगर। वो कौन सी खाएं? अधिकतर लोग व्हाइट शुगर खाते हैं, तो क्रिस्टल वाली। तो क्रिस्टल वाली शुगर यानी कि व्हाइट शुगर जो है वो हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ी जहर है, दुश्मन है। तो व्हाइट शुगर हमें नहीं लेनी चाहिए। डायबिटीज होना, उसके अलावा जो ब्रेन डिसऑर्डर होना और किडनी के डिजीज, ये सारी व्हाइट शुगर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इन हमें व्हाइट शुगर की जगह आप देसी गुड़ खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं, खांड खा सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं। इतनी प्रकार की हमारी मीठी चीजें उपलब्ध है हमारे लिए, तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। व्हाइट शुगर आपको नहीं लेनी। इससे भी एक और महत्वपूर्ण सवाल, अब क्योंकि कैंसर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है दुनिया में, उस कैंसर फैलाने में सबसे बड़ा योगदान आपके जो बर्तन है जिसमें आपका भोजन बनता है, वो बर्तन है। बर्तन यदि एल्युमिनियम के आपके घर में मौजूद है तो कैंसर आपको आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल कैंसर को आप दावत दे के बुला रहे हैं। तो एल्युमिनियम के बर्तनों को आपने किचन से बाहर निकालना है। उसकी जगह सबसे बेस्ट होते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन आप यूज करिए। मिट्टी नहीं है तो लोहे के बर्तन यूज कर सकते हैं। लोहा नहीं है तो पीतल के, तांबे के, सोने, चांदी, ये सब बर्तन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रूप में एल्युमिनियम के बर्तन आपकी रसोई के अंदर नहीं होने चाहिए। तो एल्युमिनियम के बर्तनों का आप त्याग कर दीजिए। रिफाइंड तेल आप छोड़ दीजिए। व्हाइट शुगर आप छोड़ दीजिए। मैदा की चीज छोड़ दीजिए। और तेल, प्राकृतिक तेल आप अपना लीजिए। तो बहुत सारी बीमारियां जो आप जाने अनजाने में खुद इन्वाइट करते हैं, उन बीमारियों से आपको मुक्ति पा सकते हैं। और इस समय, क्योंकि पित्त का कुपित होने का समय है, तो इस समय ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि कोई भी एसिडिटी करने वाली चीज आपको नहीं खानी। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, नहीं पीनी। आइसक्रीम है, नहीं खानी। लहसुन इस समय नहीं खाना है। प्याज का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। अदरक का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। बहुत गरिष्ठ चीजें इस समय नहीं, जैसे गोभी हो गया, पनीर की सब्जी ज्यादा हो गया, वो नहीं खानी। हल्की सब्जी आपको करेला आप खाइए। इस समय लौकी, तोरी आप ले लीजिए, परमल ले लीजिए, कुंदरू खा लीजिए। दाल में मूंग की दाल आप ले लीजिए, या काली मसूर है वो, उसको आप ले लीजिए। इस प्रकार का भोजन में आप रखेंगे तो आपका पित्त संतुलित रहेगा। और इस चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, इनसे लड़ने में आपके शरीर को ताकत मिलेगी, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। तो मुझे उम्मीद है इन चीजों से आपको लाभ होगा। अच्छा लगा होगा आपको सुन करके। बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े प्यार से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक इतना अच्छा सेशन हमारा रहा है। आपने इतनी डिटेल में हर वो चीज बता दी जो हमें जाननी थी। तो सर अभी कुछ सवाल हैं, हम कुछ सवाल ले लेते हैं लोगों के जी और जी फिर जी। हम अपने सेशन को एंड करते हैं। तो सर देवेंद्र जी का एक सवाल है कि क्या आप उन्हें एक डाइट सजेस्ट कर सकते हैं एक स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पेशली कोई स्विमर हो तो? सॉरी, रिपीट करिएगा। हाँ जी सर, देवेंद्र जी का एक सवाल है कि क्या आप उन्हें एक डाइट सजेस्ट कर सकते हैं क्या, कोई स्पोर्ट्समैन कोई स्पोर्ट खेलता है, स्पेशली स्विमर्स के लिए? डाइट 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 के लिए मांग रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, डाइट के लिए। ओके। तो उनको कोई बीमारी है क्या? देवेंद्र जी को कोई कोई प्रॉब्लम, विशेष प्रॉब्लम है, या जनरल डाइट पूछ रहे हैं इस समय के लिए? आई थिंक वो किसी भी स्पोर्ट्स वाले प्लेयर के लिए एक डाइट पूछना चाहते हैं। स्पोर्ट्स पर, कौन? अच्छा, ओके हाँ ओके, जी। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इस समय डाइट है कि रात्रि में आपको, अगर अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, आप बादाम, देसी जो बादाम होते हैं, गुरबंदी बादाम जिसको बोलते हैं,
10 से लेकर के 20 से 30 50 बादाम तक भी, जिसकी जितनी शारीरिक क्षमता है, वो रात को भिगो दीजिए और सुबह उनको जितना बारीक पीस सकते हैं पीस करके और पानी में घोल करके पी सकते हैं, या दूध में लेकर के, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो दूध में घी लेकर के 2 से 3 चम्मच घी में उस बादाम वाले जो अपने बनाया है, पेस्ट बनाया है, उस पेस्ट को भून करके ऊपर से दूध छोड़ दीजिए और वो बादाम वाला दूध आप पीजिए सुबह। पहला काम। दूसरा, आप उसमें अंजीर, अखरोट और किशमिश ये जरूर डाल लीजिएगा। इस समय स्प्राउट्स आप ले सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, जैसे अंकुरित मूंग हो गया, अंकुरित चना हो गया। उसके अलावा मोठ इस समय नहीं खानी है। जो लोग मोठ खाते हैं वो ध्यान रखिएगा, इस समय मोठ नहीं खानी है इस मौसम में। तो मूंग और चना उसका स्प्राउट बना करके इस समय खाएंगे तो बहुत हैवी प्रोटीन उनको मिल जाएगा और स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी देसी गाय का दूध पीजिए, देसी गाय का घी खूब खाइए, और दोपहर में इस समय जौ, चना, रागी, इनसे बना हुआ आटा, उसकी रोटी खा सकते हैं। और सब्जियों में सारी सब्जियां मैंने बताई दी हैं आपको, वो सब्जियां ले सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक विशेष डाइट ही आपकी हो जाएगी। जी, अगला कोई सवाल? जी सर। सत्येंद्र जी ने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। सत्येंद्र जी, आप बोल सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते सुनील जी। जी नमस्ते सत्येंद्र जी। मैं सत्येंद्र बोल रहा हूँ और मैं लकीली रसोई से ही बोल रहा हूँ। आज लंच बनाने का समय मेरा है। जी जी जी। तो मेरा सवाल एक्चुअली आपकी, सबसे पहले तो आपकी जो ये व्याख्यान था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मतलब आई ओपनिंग कंसेप्ट है। आजकल जैसे कोविड टाइम भी चल रहा है जी और हम ऐसी कंट्री में रहते हैं कि जहाँ जो 24/7 12 महीने एक ही चीज मिलती है। आपको मटर जनवरी में भी, दिसंबर में भी मिलेगा, जून में मिलेगा। तो मेरा सवाल आपसे था कि ऐसे अगर हम देश में रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मतलब ये मतलब फ्रोजन हमारी फूड जहाँ पे है। बेसिक मजबूरी है, मैं कह सकता हूँ कि हमें मौसम अनुसार कुछ खाने को मिलता नहीं है। जी जी जी। लेकिन ऐसे समय के लिए अपनी इम्यूनिटी को बचाने के लिए आप कम से कम कुछ चीजों का पालन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सुबह के समय उषापान जरूर करिएगा। हाँ जी। रात में भिगो करके कुछ किशमिश, 1 चम्मच जीरा, अजवाइन और सफेद मिर्च, 3 से 4 अच्छा। सफेद मिर्च, वो रात को पानी में 1 लोटा पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसको हाँ जी। अच्छे से मसल के रगड़ करके छान के वो पानी आप पीजिएगा तो आपकी जो मौसम बदलने वाली जो कष्ट हैं उनसे आप बचे रह सकते हैं। अब अच्छा फ्रोजन जी। फूड मजबूरी है तो उसको आप अच्छे प्रकार से जितना हो सकता है उबाल करके खाइए, तो मुझे नहीं, लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। फ्रोजन फूड तो धनवंतरी की कृपा से आज तक घर में हम लेके नहीं आए। शौकीन भी नहीं है। जितना हो सकता है हम अपना फल फ्रूट जो भी मिल जाता है वही लेके आते हैं। फ्रोजन फूड जी जी, बहुत बढ़िया। प्रोवाइड ही करते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। बहुत जी, आनंदित हुए आपका व्याख्यान सुन के। काफी धन्यवाद। नोटिस का ध्यानवर्धक था। धन्यवाद। और ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सर, हमारा एक और क्वेश्चन आया है हमारे गेस्ट से कि डाइट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या कोई सजेशन उसके लिए। हाँ, अर्थराइटिस वालों को मैं बताना चाहूंगा कि एक वायु रोग है, वायु विकृत होकर के शरीर में फैलती है। तो इन लोगों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि वायुवर्धक चीजें एक तो बंद करनी है, जैसे गोभी हो गया, कटहल हो गया, दाल में उड़द की दाल हो गया और राजमा आदि हो गया। तो इन चीजों का एक तो सेवन कम से कम करें। दूसरा, आर्थराइटिस वालों को खास तौर से वायु शमन करने के लिए रात्रि में 1 लोटे पानी में अजवाइन 1 चम्मच और मुनक्का रात को भिगो दीजिए। 4 से 5 तुलसी के पत्ते भी उसमें डाल सकते हैं। सुबह उनको अच्छी प्रकार से रगड़ करके, छान करके, सिप सिप करके वो पीना है। अरंडी का तेल रात को, जिसको कास्ट्रोल बोलते हैं, देसी गाय के दूध में 1 चम्मच कास्ट्रोल डाल करके इनको लेना है, ताकि पेट साफ होता रहे और वायु की कम से कम वहां पे उत्पत्ति। तीसरा, इनको काम करना है कि कास्ट्रोल ही ले सकते हैं या तिल का तेल लेकर के उसमें अजवाइन और लहसुन वो भून लीजिएगा तिल के तेल में, और उसको जब वो बिल्कुल काला हो जाए, उतना हो जाए, तो उसको छान करके अच्छे से कपड़ छान करके अपना रख लीजिए और जॉइंट्स के ऊपर उसकी मसाज करिएगा। मसाज करने के बाद 1 से 2 घंटा हवा ना लगे ऐसा कोशिश करेंगे तो वो इनको धीरे धीरे आर्थराइटिस कम होता चला जाएगा। मेथी दाने का भी इनको प्रयोग करना है रात में। मेथी दाना रात को भिगो करके अच्छे से सुबह उसको खाली पेट चबाएंगे तो भी आर्थराइटिस में फायदा होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है इनके लिए शिलाजीत। आर्थराइटिस वालों को रात में देसी गाय के दूध में मेथी दाने के बराबर शिलाजीत उसमें घोलना है और हल्दी ले 1 चम्मच डाल करके वो दूध पीना है।
तो आर्थराइटिस वालों को इससे बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे उनको जो तीव्र पेन होता है, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, उसमें बहुत जल्दी लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आर्थराइटिस वाले हो सकते हैं। बाकी पारिजात एक अर्क पंचगव्य में, क्योंकि मैं पंचगव्य चिकित्सक हूँ, तो पारिजात अर्क बनता है, गो पारिजात अर्क, और उसी का टेबलेट होती है, वो निरंतर सेवन करेंगे तो कुछ महीनों में आर्थराइटिस से धीरे धीरे आपको कमी आकर के आर्थराइटिस ठीक हो जाएगी। जी, कोई और सवाल? हाँ जी सर। सर एक और क्वेश्चन आया है कि राइस ब्रान ऑयल के बारे में पूछना चाहते हैं वो लोग, हमारे व्यूअर। जी, देखिए कोई भी नेचुरल तेल मैंने बता दिया, उसका तो समाधान वही हो जाना चाहिए था कि कोई भी जो प्राकृतिक तेल है वो हम खा सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल क्योंकि रिफाइंड प्रक्रिया से निकाला जाता है, तो वो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो मेरे हिसाब से खाने लायक नहीं है। आप सरसों का तेल खाइए, शुद्ध तिल का तेल खाइए, नारियल का खाइए, अलसी का खाइए, ये इतने सारे प्रकृति द्वारा दिए गए तिलहनी फसलों में जो निकलता है, उसमें जो प्राकृतिक तेल, ऑलिव ऑयल, जहाँ पे ठंडे प्रदेश है वहां के लिए ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के खाद्य तेल आप खाइए। ये राइस ब्रान ऑयल या इस प्रकार के जितने भी रिफाइंड ऑयल है, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करते हैं, तो उससे दुष्प्रचार में ना आए और शुद्ध तेलों का ही। मूंगफली का भी नहीं खा सकते? सॉरी, मूंगफली का भी नहीं खा सकते सर? खा सकते हैं, खा सकते हैं, मूंगफली का तेल खा सकते हैं, वो प्राकृतिक तेल है, लेकिन मूंगफली का भी शुद्ध तेल, रिफाइंड किया हुआ तेल नहीं खाना। जी, मैम आप म्यूट पे हैं। आवाज नहीं आ रही मैडम की। सर देसी गाय के दूध के लिए बोला है ना, वो तो फिर मिलता नहीं है सर, उससे नहीं क्या नहीं, करें? ऐसा ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे गौसेवक लगे हुए हैं जो आपके घर तक पहुंचा के दे रहे हैं। आप नेट पे सर्च करिएगा A2 मिल्क, आपके आसपास जहां आप रहती हैं वहां डालिए कि A2 मिल्क नियर मी या सप्लाई नियर मी, तो उसमें आपके बहुत सारे लोगों का नाम आ जाएगा। और अभी बताइए किस क्षेत्र में आप रहती, तो मैं आपको नंबर दे सकता हूँ अभी। सर राजस्थान से बोल रहे, जयपुर। जयपुर से? तो जयपुर में तो सबसे ज्यादा गाय है, देसी गाय, वहां तो ये समस्या ही नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी गौशालाएं हैं, बहुत सारे लोग देसी गाय पालने वाले हैं। जयपुर से तो पूरे दिल्ली में दूध आता है जी, तो वहां समस्या नहीं है। आप थोड़ा सा देखिएगा आसपास, आपको बहुत सारी देसी गाय मिल जाएगी। जयपुर में समस्या नहीं है देसी गाय के दूध की। थैंक यू सर। सर देवेंद्र जी का भी एक सवाल है। जी, सर आप म्यूट पे देवेंद्र जी आप म्यूट पे हैं। नमस्ते डॉक्टर सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए। एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन है। मेरे बच्चा स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्स में है, स्विमिंग में। उसके लिए डॉक्टर जो डाइटिशियंस है उन्होंने 6 से 8 स्मॉल डाइट्स रिकमेंड किए हैं। मतलब एक दिन में 6 से 8 बार थोड़ा थोड़ा करके खाना है। बट जो डाइट के समय आपने बताए हैं 2 या 3, वो उससे मैच नहीं करते। अगर आप स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट्स के समय बता सकें कि किस किस समय वो खा सकते हैं, वो लाभकारी होगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल है देवेंद्र जी आपका। और ये विशेष रूप से जो आजकल के डाइटिशियन हैं, यानी कि एलोपैथिक पद्धति से जो डाइटिशियन हैं, उन लोगों ने एक नया सिस्टम बना दिया है कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। तो इसके लिए मैं शंका समाधान आपके माध्यम से बाकी लोगों का भी हो जाएगा कि ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। ये आपके शरीर के सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है। सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही आपने कुछ खाया, तो आपका अगर एक पोर भी आपके अमाशय में जाता है, अमाशय का जो ऊपर, जिसको कार्डियक रीजन बोलते हैं, अमाशय का ऊपर वाला रीजन होता है, उसमें HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जिसको आप तेजाब कह सकते हैं। एक भी कुछ खाया तो उसकी जो ग्लैंड से तुरंत वो तेजाब रिलीज करती है, HCl रिलीज करती है, और जिसके कारण से उसको तोड़ा जाता है, भोजन को पचाया जाता है। तो जितनी बार आप खाएंगे उतना ज्यादा HCl आपकी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। आप बार बार HCl बनेगा, तो हाइपर एसिडिटी, ऐसे जो लोग ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, डायबिटीज वाले पेशेंटों को भी खासतौर से इस तरह की हिदायत दी जाती है। उनके धीरे धीरे उनको अल्सर कोलाइटिस की बीमारी शुरू हो जाती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन को तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए इस प्रकार से। उनका बिल्कुल नियत समय होना चाहिए। बार बार खाएंगे तो एसिडिटी का शिकार होंगे, वो कंसंट्रेशन उनकी बनेगी नहीं अपने स्पोर्ट्स में। मॉर्निंग में उनको हेल्दी डाइट दीजिए। आप सबसे ज्यादा हेल्दी डाइट मॉर्निंग में ले सकते हैं। सुबह पानी उनको आपको मुनक्का, अभी सर्दी आ जाएगी तो मुनक्का, और गर्मी है तो किशमिश, किशमिश, अंजीर, इनका पानी आप उनको सुबह जरूर पिलाइए। शेक बना करके पिला दीजिए, रात को भिगो करके सुबह उनको पिलाइए, बहुत अच्छा। और बादाम रात को भिगो दीजिए,
कुछ अखरोट रात को भिगो दीजिए। तो बादाम और अखरोट, अगर वो सिलबट्टा है आपका नेचुरल वाला तो बहुत अच्छा है, उसमें पीस के खिलाइए। वो नहीं है तो उनको बोलिए कि चबा चबा के खाएं, इतना चबा के खाएं कि वो पानी की तरह लिक्विड हो जाए, उसको फिर पीना है। ठीक। बंगाली लोग बोलते हैं ना, खाने को पीना बोलते हैं ना, वो जोल खाबो, जल को खाना है और भोजन को पीना है। तो भोजन इतना चबाना है कि वो बिल्कुल पीने लायक हो जाए, उसको फिर निगलिए। और बादाम और अखरोट जो मिलाकर के खाना है, साथ में किशमिश उनको दे दीजिए और स्प्राउट दीजिए उनको। तो मॉर्निंग में भरपूर हेल्दी फूड दीजिए। कच्चा पनीर आप उनको खिलाइए। कच्चा पनीर हो गया, स्प्राउट्स हो गए, और आपके बादाम और अखरोट और किशमिश। ज्यादा और चाहिए उनको, और चाहिए तो एक दो अंजीर उसमें जरूर डाल दीजिए। तो ये सुबह के सुबह उनका पूरा का पूरा थाली भर के आप उनको खिलाइए कि आप जाओ एक्सरसाइज करके आओ, एक्सरसाइज करके नहा धो करके फिर ये अपना हेल्दी खाना खाइए। तो एक बार सुबह इस तरह खिला दीजिए, दोपहर में उनको खिला दीजिए, और एक बार शाम को खिला दीजिए एक्सरसाइज के बाद। तो मैं समझता हूँ, आपने देखो ना जो सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? वो ब्रह्मचारी है, केवल देसी गाय का दूध पीता है। 10,000 से ऊपर सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड है उसका। तो ज्यादा खाने से ताकत ज्यादा आती है, ये भ्रांति है। ऐसा नहीं, अच्छा खाना है और समय पे खाना है तो बहुत ज्यादा ताकत उससे अपने आप आ जाएगी। जितने शरीर को चाहिए उससे ज्यादा ताकत उसमें मिल जाएगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और बार बार नहीं खिलाना है। जी धन्यवाद। उस भ्रांति में अपना जी धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आज का आखिरी सवाल ले लेते हैं। सुनैर जी का एक सवाल है। सुनैर जी आप बात कर सकते हैं। हाँ जी सर, सुनैर सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्ते प्रणय जी, आर्य कैसे जी हैं? नमस्ते आपको। बहुत बढ़िया, अति उत्तम है आर्य जी। जी जी आर्य जी, वैक्सीन साइड इफेक्ट के बाद जैसा मालूम है सभी को कि कुछ तो इफेक्ट हो रहा है आफ्टर साइड इफेक्ट। तो जो जी। भूलने की समस्या हो रही है, जैसे हर पल पल में भूल जाना, तो उसका क्या निवारण है? हाँ, अल्जाइमर जिसको बोलते हैं, और ये जी बहुत सारे मैंने कारण बता दिए कि क्यों होता है अल्जाइमर। इसके जी लिए सबसे बड़ा एक मैं आपको रामबाण औषधि दे देता हूँ, जी। और वो है पंचगव्य नासिका औषधि, जिसको हम नासिका। लोग नाम दिया दिव्य औषधि। क्या करना है कि रात को सोने से पहले 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में डाल के नाक को अच्छे से दबा लीजिए, ताकि वो नाक की दीवारों पे चिपक जाए और वो सांस के साथ अंदर जाएगी। और 4 से 5 जो नासिका औषधि है वो नाभि के अंदर भी डाल लीजिए। जी इस जी। प्रकार से आप करते रहेंगे, देसी गाय का दूध में घी डाल के पीते रहेंगे, तो अल्जाइमर हमेशा के लिए बाय बाय हो जाएगा। ठीक है अल्जाइमर आर्य की जी। समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल आर्य जी। जी जी सर आई थिंक हमने सबके सवाल ले लिए, और एक सेकंड सर, मैं बस देखती हूँ कि कोई सवाल रह तो नहीं गया। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज देखिए। सर आई थिंक हमने आज के सारे सवाल ले लिए हैं, और आज के जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर कर लिए हैं। तो बस विद 1 दिस मिनट और हम, मैं लेना चाहूंगा आपका, 1 मिनट हाँ और जी थोड़ा सर, सा मैं बता देता हूँ कि देखिए, हाँ जी आयुर्वेद जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पद्धति है, इसको हमें अपनाना है। और इसको अपनाने के लिए जो मैं विशेष तौर से मैं काम कर रहा हूँ पंचगव्य आयुर्वेद पे। आयुर्वेद की विशेष एक जैसे स्पेशलाइजेशन होता है ना, इसी प्रकार की हमारी ब्रांच है। जो देसी गाय होती है उसके 5 गव्य होते हैं, उनसे हम लोग जड़ी बूटियों को मिलाकर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और इस प्रकार से औषधियों का निर्माण करते हैं। तो कोरोना की औषधि देश में में अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे पहली परफेक्ट औषधि हमने पंचगव्य से बनाई, वायोरेक्स के नाम से। पूरे देश के लोगों ने उसको यूज किया। हमारे जो एलोपैथी के भाई हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स एलोपैथी के, उन्होंने भी उसको यूज किया। आयुष मंत्रालय के जो चिकित्सक है कई मेरे संपर्क में, उन लोगों ने भी यूज किया। तो देसी गाय के द्वारा कोरोना पे पूरी तरह से विजय पाई गई। 10,000 से ज्यादा पेशेंट मैंने अकेले ने ठीक किए हैं पूरे भारत भर में, बल्कि भारत से बाहर भी कई जगह दवाइयां गई हैं। तो वायरस के द्वारा जितने भी वायरल डिजीज हैं, चाहे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, कोरोना, और कोरोना जैसे आने वाले, मैं तो कहता हूँ और भी चाहे 10 वायरस आप और ले आओ, उन सब का तोड़ है एक औषधि, वो है पंचगव्य की दवाई वायरेक्स। उसके अलावा हमने अभी इसको बहुत एक बड़े लेवल पे करने के लिए आर्यावर्त वैदिक चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी इस संस्था को प्राइवेट लिमिटेड भी बनाया है, ताकि आने वाले समय में भारत के हर शहर में इस प्रकार से हम वैदिक चिकित्सालयों की स्थापना करें, ताकि लोग जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए कई कई लाख रुपए देते हैं, हार्ट के छोटी सी ब्लॉकेज हो जाए
तो 10 से 15 लाख रुपए हॉस्पिटल में देने पड़ते हैं और ब्लॉकेज फिर भी नहीं खुलती। स्टंट डालेंगे या बाईपास सर्जरी करेंगे, उन सब से मुक्ति मिल सकती है 2-4 हजार की दवाइयों से। ऐसे लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक्स, ब्रेन हेमरेज, इन सारी जो जितनी भी समस्याएं हैं, इन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके एनजीओ के माध्यम से मिलकर के भी हम चाहेंगे, सुनील जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बारे में और विचार करेंगे और पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के वैदिक चिकित्सालयों की हमें स्थापना करनी है। इसके लिए हमें पार्टनर्स भी चाहिए। जो लोग इंटरेस्टेड है, जिनके पास अपनी जगह है, व्यवस्थाएं हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस प्रकार के हम पूरी ट्रेनिंग, बीएमएस डॉक्टर्स को हम ट्रेनिंग देंगे पूरी, और बीएमएस डॉक्टर्स उसको पूरे भारत में इस तरह चिकित्सालय बना सकते हैं। तो भारत विश्व शक्ति बने, आयुर्वेद के हिसाब से भारत के लोग शतायु हों, ये हमारी कामना है। और इसमें जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वो आपके माध्यम से जुड़े। पूरी ट्रेनिंग हम लोग देंगे, पूरे उनको इस तरह के एजुकेट करेंगे और उनके क्षेत्र में, उनके शहर में उस तरह के चिकित्सालय स्थापित करने में हम पूरी इनकी मदद करेंगे। तो उसमें आप नंबर वगैरह हमारा जिसको देना चाहिए आप दे सकते हैं। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर आई थिंक एक और सवाल है, वो पूछना चाहते हैं कि सर एक साइट वीक है, उसका क्या उपाय हो सकता है? सॉरी, दोबारा पूछिए। एक साइट वीक है, क्या उपाय करें, वो ये जानना चाहते हैं। नहीं क्लियर हो पाया सुदेश कुमार जी। उनको एक बार बोलिए, लाइन पे लीजिए, सवाल क्लियर नहीं हो पाया मुझे। हाँ जी, सुदेश सर जी, सुदेश कुमार सर। हाँ जी सर, आपका सवाल है, एक बार आप पूछ लें। जी सुदेश जी, पूछिए। सर चश्मे का पावर ज्यादा है। अच्छा, चश्मे का पावर, ओके। हाँ जी। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, घर में ही आप बना सकते हैं। सच्चे मोती, नकली वाले नहीं लीजिएगा, सच्चे मोती ओरिजिनल, बहुत ही अच्छी किसी जो औषधि की दुकान होती है वहां से आप लीजिएगा। मुनक्का और सफेद मिर्च, ये 3 चीजें हैं। जैसे 10 रत्ती आपको लेने हैं सच्चे मोती, और 100 ग्राम लेनी है मुनक्का, और 10 ग्राम, 1 तोला लेनी है आपको सफेद मिर्च। और तीनों को खरल में करते 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 बिल्कुल एक रस बना लीजिएगा। बहुत महीन पीस करके उनकी गोली बना लीजिएगा। 2-2 ग्राम की गोली, थोड़ी चने से थोड़ी सी बड़ी गोली बनेगी। एक वो गोली दूध के साथ आप सुबह शाम लेते रहिए, तो चश्मा आपका नेचुरली कुछ दिन में छूट जाएगा। दूसरा काम करना है कि सुबह जैसे ही उठते हैं, तो उठते ही सबसे पहला काम करना है कि जो अपनी लार है, जीभ से लेकर के अपनी आंखों में लगाना है। जैसे सुरमा लगाते हैं या स्याही डालते हैं, उस प्रकार से आपको अपनी लार अपनी दोनों आंखों में लगानी है। तीसरा है कि हमारी एक औषधि आती है, नेत्र औषधि। उस नेत्र औषधि का आप पालन करेंगे, उसको आंखों में 2 से 3 बार डालते रहेंगे, तो धीरे धीरे चश्मे का नंबर कम होकर के चश्मा हट जाएगा। चौथा काम आपने करना है कि जब आप नहाने जाएं बाथरूम में, तो मुंह में पानी भर करके और एक मग में पानी भर करके उसमें आंख करके और खोलनी बंद करनी है 2 से 3 मिनट। फिर पानी फेंक दीजिए, दूसरा पानी भरिए, फिर दूसरी आंख ऐसे ही कीजिए। तो ये 4 से 5 प्रक्रिया आप करेंगे, तो धीरे धीरे चश्मा आपका हट जाएगा। आपको नेचुरल रूप से आपकी जो विजन है वो 6/6 होना शुरू हो जाएगा। समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका चश्मा हट जाएगा। जी सुदेश जी, कुछ और सवाल? हाँ सर, एक बार सर सच्चे मोती 100 ग्राम और नहीं, आपने 100 ग्राम नहीं, नहीं नहीं नहीं, 10 रत्ती मात्र। हाँ हाँ सर, एक बार ये थोड़ा रिपीट कर दें। लिख लीजिए, सच्चे हाँ मोती 10 रत्ती, हाँ मुनक्का 100 ग्राम, हाँ। और सफेद मिर्च 10 ग्राम। 10 ग्राम सफेद सफेद मिर्च, जैसे काली मिर्च होती है ना गोल गोल, ऐसे हाँ सफेद हाँ। मिर्च भी आती है। ओके ठीक है सर। हाँ, हाँ उनको लेकर के तीनों को पीसना है बहुत महीन। पहले सच्चे मोती को खरल में कर लीजिए, बहुत बारीक होती हैं, उनको पीस ठीक है। लीजिए। फिर मुनक्का का दाना निकाल करके उसको पीस लीजिए, और सफेद मिर्च का पाउडर बना के वो उसमें मिला लीजिए अच्छे से। फिर उनकी गोली बना ठीक है। लीजिएगा चने के बराबर, हाँ और वो सुबह शाम देसी गाय के दूध से आपको सेवन करनी है। आपकी आयु कितनी है? सर, मेरी आयु है 45। 45। तो आपको चने के बराबर 2 से 3 गोली एक बार में, 3 गोली कम से कम आपको सुबह, 3 गोली शाम हाँ जी दूध से लेना है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी सर, सर हमारे गेस्ट का भी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
उनकी मदर को कोविड हुआ था, तो उनको कुछ सवाल है उससे रिलेटेड। तो मैम आकांक्षा मैम, आप प्लीज अपना सवाल पूछ सकती हैं। यस सर, गुड इवनिंग। एक्चुअली आई ज्वाइन लेट, तो मैंने पूरा सेशन आपका ठीक से सुन नहीं पाया। मेरी मदर सर अप्रैल में कोविड हुआ था और सर उनको बहुत टाइम लग गया था रिकवर होने में। उनको अगस्त में जाके वो थोड़ा ठीक हुई थी। तो सर उसके बाद से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। वीकनेस तो बहुत ही ज्यादा रहती है सर, वो थोड़ा भी काम कर लेती हैं तो फीवर जैसा आ जाता है। और उनको सर मेमोरी लॉस भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया है सर। बीपी शुगर उनको पहले का भी नहीं था, बट उसके बाद से वो हो गया। तो सर आप कुछ सजेस्ट करें मीन्स उनके लिए। जी जी, तो क्या उन्होंने वैक्सीन की डोज ली है? सर एक्चुअली उन्होंने फर्स्ट डोज लिया था, उसके बाद ही उनको कोविड हो गया था सर। मीन्स 10th of April को उन्होंने फर्स्ट डोज लिया था एंड 12th और 13th को वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तो इसका मतलब आपने जो भ्रांति फैली हुई थी कि वैक्सीन बचाएगी, वो आपने खुद ही समाधान कर दिया कि वैक्सीन आपको नहीं बचाने वाली, वो शरीर की इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी। अब उनको समस्या आ गई है तो उन पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनके जितने भी वात कारक जो खाने हैं वो बंद करने हैं, क्योंकि इसके कारण से वात बिगड़ने के कारण से ही पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो वात कारक जितने भी चीजें हैं वो बंद करनी है। अजवाइन का पानी उनको पिलाना है। रात में एक लोटा लेकर के, तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच अजवाइन, 10 मुनक्का और 3 से 4 सफेद मिर्च अधकूट करके वो डाल दीजिए। सुबह Yes. उनको अच्छे से, हाँ दोबारा सुन लीजिएगा। जी सर। 1 चम्मच अजवाइन, 10 मुनक्का और 3 से 4 दाने सफेद मिर्च, यस सर। ये लोटे में डाल करके रात भर छोड़ दीजिएगा। सुबह उनको हल्का सा मिक्सी में घुमा करके छान करके एक तो वो पानी उनको पिलाना शुरू कर दीजिए, गुनगुना करके। बहुत ठंडा ठंडा पानी नहीं देना है, हल्का जी गुनगुना उसको कर लीजिएगा, वो पानी उनको पिलाना शुरू सर। वो कीजिए। मतलब अप्रैल से ही गुनगुना ही पानी पी रही है मीन्स सर, अभी भी वो नॉर्मल पानी नहीं पीती हैं मीन्स अब उन्होंने एक हैबिट ही बना लिया अपना। हाँ बिल्कुल ठीक है, गुनगुना ही पीना चाहिए पानी। नॉर्मल पानी बिल्कुल जो शरीर के तापमान के बराबर है, उसी टेम्परेचर का पानी उनको पीना है। जो मैंने बताई है उनको पिलाना शुरू करिए। और क्योंकि आर्टरी ब्लॉकेज होने के कारण से इस तरह की समस्या आती है, सांस फूलने में सांस फूलता है, चक्कर आते हैं, बहुत कमजोरी फील होती है, पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो उसमें ये तीनों में काम करेगी, ये पानी तीनों में काम करेगा। उसके बाद रात में उनको सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले देसी गाय का दूध, उसमें क्या करना है कि देसी गाय का आधा चम्मच घी में थोड़ी सी अजवाइन को आपको भूनना है। ओके। एक छोटा सा पैन लेकर के, कोई कढ़ाई छोटी लेकर के, उसमें 1 चम्मच गाय का घी डाल दीजिए, थोड़ी सी अजवाइन, आधा टीस्पून अजवाइन उसमें हल्की सी भून लीजिए। जलने से पहले, अजवाइन जले नहीं, उसमें छोटी सी आधा चम्मच हल्दी छोड़ दीजिए और वो घुमा के तुरंत उसमें 1 कप दूध उनको डाल दीजिए। तो वो जो हल्दी और अजवाइन वाला दूध है वो रात को उनको सोने से आधा 1 घंटा पहले आप पिला दीजिए। ये आप रेगुलर करेंगे कुछ दिनों तो ये वीकनेस भी उनकी कम हो जाएगी, चलने फिरने में जो समस्या आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो कोविड की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आई गेस देवेंद्र जी का कोई सवाल है, वो पूछना चाहते हैं। जी देवेंद्र जी। नमस्ते जी, मैं कोविड को लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मुझे मई में कोविड हुआ था और मुझे पता चला कि एक यज्ञ थेरेपी भी है, यज्ञ के द्वारा उपचार। तो मैंने यज्ञ में जावित्री डालकर हवन किया था सुबह 5 दिन। उससे मैं और मेरा परिवार कोविड से 1 हफ्ते में रिकवर हो गया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा बहन को कि उनकी माता जी को अगर उन्होंने जल्दी रिकवर करना है तो घर पे गाय के घी से यज्ञ करें और जावित्री की आहुति डालें। जावित्री एंटीवायरल हर्ब है, वो लंग्स में, फेफड़ों में जाके गैसियस फॉर्म में जाती है जब आप यज्ञ में डालते हो, और आपको जल्दी रिकवर करती है। ICMR ने 2015 में इस पे रिसर्च की थी और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि यज्ञ थेरेपी से बैक्टीरिया भी मरते हैं और वायरस के इन्फेक्शन भी ठीक हो सकते हैं। ये पुस्तक मेरे हाथ में है, बिल्कुल देवेंद्र जी की बात को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करती हुई, और इसका नाम है यातुधान, यानी कि वेद में वायरस को यातुधान कहा जाता है, वायरस नाशक वेद विद्या। ये यज्ञ थेरेपी है पूरी, और यज्ञ के द्वारा किस प्रकार से वायरस समाप्त किए जाते हैं, किसी भी प्रकार का वायरस हो सूक्ष्म रूप से, उसमें इस पूरी पुस्तक में हमारे एक आचार्य शरद कुमार जी हैं जो वैदिक वैज्ञानिक हैं,
उन्होंने यज्ञ पे बहुत सारी शोध की है और ये पुस्तक उन्होंने अथर्ववेद के 5 मंत्रों के ऊपर व्याख्या की है जो वायरस को खत्म करते हैं। क्योंकि ये पूरी एक वेद्या है, इस पे पूरा सेशन हमें करना पड़ेगा, तो इसका डिटेल से हम उसमें चर्चा करेंगे। यज्ञ विज्ञान के द्वारा देसी गाय का घी, देसी गाय के कंडे या प्लास की जो संविधाएं होती हैं, वो पूरा एक विज्ञान है। किसके द्वारा कैसे कैसे क्या होगा, वो पूरा एक सेशन उस पर हमें लेना पड़ेगा। और उससे केवल वायरस ही नहीं, केवल ये कोरोना ही नहीं, बहुत प्रकार के रोग, यानी कि जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, जीवनीय शक्ति बोलते हैं, वो जीवनीय शक्ति किस प्रकार से प्रबल हो जाएगी, वो सारी की सारी विद्याएं आपके वेद में है और इस पुस्तक में है। वो उसको एक पूरा सेशन उस पे लेंगे देवेंद्र जी एक दिन, उसमें आप भी रहिएगा, तो धन्यवाद। मिलकर के चर्चा करेंगे इस विषय पे। बहुत बड़ा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। इवन जेनेटिक जो बीमारियां हैं वो भी हाँ ठीक होती है यज्ञ से, उस पे भी रिसर्च हुई है। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने और इसमें आगे बढ़ा दी। वेलकम। थैंक यू सर। आई थिंक सबके सवाल हो गए हैं सर, तो हम आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इतना अच्छा सेशन रहा है सर, इतने सारे सवालों के जवाब आपने दिए हैं और हमें हर चीज के बारे में इतने अच्छे से जो जानकारी मिली है उसके थैंक यू। संपूर्णी का सौभाग्य था कि आज आप हमारे साथ आए और आपने इतने अच्छे अच्छे हमें बातें बताई। सबको हमारी तरफ से थैंक यू। सर आई थिंक 2 लोगों ने अपने हाथ रेज किए हैं। हाँ जी सुदेश सर। हाँ सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो हवन है, जो जी हमारी जो संस्कृति है, वो खुद ही पर्यावरण को स्वच्छ करती है। जी बिल्कुल, यज्ञ तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और प्राचीन काल में तो जिनके घर में यज्ञ नहीं होता था उनको राजा के द्वारा दंड दिया जाता था। लेकिन जब से हमने अपनी संस्कृति को, सभ्यता को छोड़ा है, तभी से ये वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज और ये पॉल्यूशन की समस्या, ये सारी समस्याएं उसी कारण से हैं कि हम लोगों ने यज्ञ नहीं किया। यज्ञ को हमने छोड़ दिया, अग्निहोत्र को छोड़ दिया। जी वर्मा साहब कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं तो बस एक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि इतनी ज्यादा अच्छी नोबल जानकारी हमें मिली है और हम जरूर उसका लाभ ले रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, अग्निहोत्र हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं और उसका हमारा पूरा परिवार लाभ रहता है। जी, और रही बात चिकनगुनिया के लिए, मैं आपसे निजी तौर पे बात करना चाहूंगा। तो जी बिल्कुल। और बाकी चूंकि नेचुरोपैथ में हम लोग, आप जानते ही नेचुरोपैथ से चूंकि मैं जुड़ा हूँ, तो उसमें इम्यूनिटी वगैरह और वो सब हम लोग कर ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन और मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। सर आपके नंबर्स चैट बॉक्स में शेयर कर दिए गए। किसी को कोई भी सवाल है, कोई भी कुछ भी पूछना है तो डॉक्टर सुनील से आप बात कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में आने के लिए सबका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े, आज संपूर्णी के साथ जुड़े और आपने अच्छा सेशन दिया। प्रिवेंटिव मेजर्स ऑन डेंगू, चिकनगुनिया एंड मलेरिया। थैंक यू सो मच सर। संपूर्णी इज ऑनर टू हैव यू एंड सब व्यूअर्स का भी थैंक यू कि आज सब लोग आए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। सभी को नमस्ते।